हेलो दोस्तों, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। तो फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीडीपी के लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें आपके प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं। तो इससे पहले के 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। जिन्होंने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। मतलब जो बच्चे हैं उनमें कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, उनको संबोधित करने के लिए विद्यालय जो है वो किस प्रकार का सहयोग कर सकता है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। उपाय कैसे किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, इसके लिए विद्यालय जो है, शिक्षार्थी जो हैं वो व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार संबोधित करते हैं। ठीक है, ये बताना ना एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग कर सकता है। तो वो करेगा बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम उसके लिए किसी विशेष विद्यालय में डाल दें, ये रॉन्ग हो जाएगा। कोई उपाय थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है, उनको बार बार अवसर उपलब्ध कराएं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, 17 नंबर है हमारा। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो डैश पर बल देता है। किस पर बल देता है सतत और व्यापक मूल्यांकन? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। किस पर सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है? तो वो सतत मतलब लगातार चल रहा है ना, यही तो होगा। तो सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 18 नंबर है हमारा। क्या दिया है कि विद्यालय आधारित जो आकलन होता है वो क्या है? शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। अगले ऑप्शन ये दिए हुए हैं, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। क्या आकलन जो है वो बाधा उत्पन्न करेगा? परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो यही ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। जो विद्यालय आधारित आकलन होता है वो क्या, किस लिए हम आकलन करते हैं कि भाई बच्चे से हम परिचित हों, कि उसको कैसा वातावरण चाहिए जिसमें वह अधिक सीख पाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 19वां नंबर हमारा प्रश्न आ गया है, सीखने की तत्परता जो है डैश की ओर संकेत करती है। किस पर संकेत करती है सीखने की तत्परता? थॉर्नडाइक का जो तत्परता का नियम है, शिक्षार्थियों जो बालक है उनका सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने में। तो सीखने की जो तत्परता का सिद्धांत है, ये सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक, जहाँ पे संज्ञानात्मक आ गया ना, वो एक तरीके से ज्ञान की ओर, सीखने की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं भाई। 20 नंबर हमारा क्या कह रहा है भाई, आप लोग लाइक करते नहीं हो, शेयर भी नहीं करते हो ना, सब्सक्राइब करते हो चैनल को। सब्सक्राइब भी कर लिया करिए जिससे आपको और भी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? ठीक है, जो शिक्षिका है वो शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना उचित है, बताइए ज़रा। आपको अपने माइंड में आंसर सोचना है कि क्या कर सकते हैं।
तो वो किसी बच्चे को ऐसे नहीं बोलेगी कि पोलियोग्रस्त, पहिया कुर्सी वाले, मोहन जो है वो अपनी बैसाखियों का प्रयोग। आप ये बोलेगी शिक्षिका जो है वो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नाम थोड़ी लेगी कि भाई बैसाखी वाले, पोलियोग्रस्त। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती। अधिगम अक्षमता, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना होता है, सीखने में योग्य नहीं है। क्षमता मतलब वही है ना कि सीख नहीं सकते। तो अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, किससे हो सकती है, सांस्कृतिक कारक, संवेगात्मक विघ्न, सेरेब्रम डिस्फंक्शंस और व्यवहारगत विघ्न। किस कारण से हो सकती है, तो सांस्कृतिक कारक जो हैं के अतिरिक्त, सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त जो सारे हैं वो सीखने में अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अगर सेरेब्रम क्या है, हमारी मस्तिष्क का एक पार्ट है ना, उसमें कोई डिस्फंक्शन है, व्यवहारगत विघ्न जो है ये भी एक सीखने में अधिगम में अक्षमता हो सकता है, संवेगात्मक विघ्न भी हो सकता है। तो सांस्कृतिक कारक जो है वो इन सभी का अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 22 नंबर में दिया हुआ है कि समावेशी विद्यालय क्या है भाई। जो एक समावेशी विद्यालय है वो क्या होगा, देखिए ज़रा ऑप्शन पढ़िए। शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। जो समावेशी विद्यालय होता है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है। अंतर क्यों करेगा भाई, ये तो यहीं पे रॉन्ग हो गया। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध होता है। ठीक है, तो क्या विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध है, तो ये भी रॉन्ग हो रहा है। ठीक, अब इन दोनों में देखिए क्या करेंगे, समावेशी विद्यालय जो होगा वो शिक्षार्थी, जो भी शिक्षार्थी है उसकी क्षमताओं की परवाह किए बिना कि वह सीख सकता है या नहीं, अधिगम परिणामों को, जो भी उसकी सीखने के परिणाम है उनको सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है समावेशी विद्यालय। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 23वां नंबर क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, ठीक है, क्या है ऑप्शन, अधिगम निर्योग नहीं हो सकते। जो भी प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं वो अधिगम निर्योग नहीं हो सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है, जो प्रतिभाशाली उनको सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। और प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें सही होगा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होंगे ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है उनको जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है डैश के कारण प्रतिभाशालीता होती है। किस कारण से प्रतिभाशालीता आती है, मनोसामाजिक कारकों, आनुवंशिक रचना, वातावरणीय। तो बी और सी होगा। देखो जब आपका जेनेटिक आनुवंशिक रचना जो है उसके कारण भी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, बच्चे अच्छे होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं अगर उनके पेरेंट्स प्रतिभाशाली हैं, और कुछ इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपका जो बी और सी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 25 नंबर में क्या दिया हुआ है भाई, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए, ठीक है, अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। ठीक है, आपको अपने माइंड में आंसर करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, फिर देखना आप सही कर रहे हैं गलत नहीं। शिक्षार्थियों को कुछ ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में कौन सा उपयुक्त है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। क्या निरंतर गृह कार्य देते रहें, ये भी गलत है। लंबे समय तक कोई बच्चा नहीं सुन सकता, बोर हो जाएगा, है ना। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, ये भी रॉन्ग हो रहा है। तो हम करेंगे ऑप्शन नंबर ए,
शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट दे देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बच्चे करके ही तो सीखते हैं ना, तो उनको आप छूट दे दीजिए कि बच्चे आप कौन सा जो भी पसंद है वो करो, वो सीखो। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। जो गतिक कौशल होते हैं उसमें जो अधिगम निर्योग्यता है वो क्या कहलाती है? डिस्फेंजिया, फिर क्या है, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया। तो गतिक कौशल जो होते हैं इसमें अधिगम निर्योग्यता जो होती है वो डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्प्रैक्सिया। जब बच्चे सही से बोल नहीं पाते हैं, पठन नहीं कर पाते हैं तो डिसलेक्सिया, जब लिख नहीं पाते हैं तो डिस्ग्राफिया होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या दिया हुआ है भाई? अधिगम निर्योग्यता डैश। अधिगम निर्योग्यता जो है वो क्या है? समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे? अधिगम निर्योग्यता जो है वो एक तरीके से एक चर अवस्था है। ठीक है, इससे मतलब ये हुआ कि जो जिनके कारण से बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखने बोलने में, तर्क करने में, प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है, तो अधिगम निर्योग्यता जो है ना वो एक चर अवस्था कहलाएगी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 28 नंबर में डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। एक ऐसा है जो समस्या समाधान में नहीं है, बाकी हैं। तो परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो ए नंबर जो है भाई इसमें बोला गया है कि डैश के अतिरिक्त ऐसा एक ही है जिसके अतिरिक्त समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। तो ये भी समस्या समाधान का चरण है। पहले समस्या को पहचान करेंगे ना, फिर उसको हल करने के लिए छोटे हिस्सों में बांटेंगे, फिर हम संभावित युक्तियों की खोज करेंगे कि कैसे हल कर सकते हैं। तो ये नहीं है ना, तो यही आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके अतिरिक्त सभी समस्या समाधान के चरण हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 29 नंबर। एक शिक्षक जो है उसको क्या होना चाहिए भाई? व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। तो रॉन्ग हो गया। गंभीर टिप्पणी क्यों दो भाई? शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है और उसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए। और नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई? जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा है, संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, है ना? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि टीचर को एक शिक्षक को क्या इनमें से करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम करेंगे कि जब शिक्षार्थी जो है ना, जब विचारों को संप्रेषित कर रहा है, मतलब वो कोशिश कर रहा है कि क्या बताने की, व्यक्त करने की कि क्या उसकी गलती है शिक्षार्थी, तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। जो शिक्षक है उसे ठीक नहीं करना चाहिए। आपको ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 30 नंबर में जरा पढ़िए क्वेश्चन क्या है कि सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है और उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या है? किस कारण बस ऐसा होता है भाई? तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, सोचिए इनमें से आप क्या कर सकते हैं। शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर हैं वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती हैं और वह स्वभाव में बहुत कठोर हैं। तो इससे मतलब कोई नहीं निकल रहा है, आप क्या कर सकते हैं? इसमें हमें लग रहा है कि हम ए करेंगे, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पा रही है। ठीक है भाई, वो पढ़ने में होशियार है तो आत्मविश्वासी तो होगी ही, परिणाम के बारे में थोड़ी पहले सोचेगी, पहले तो पेपर के बारे में सोचेगी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हम करेंगे ऑप्शन नंबर ए।
कैसी लगी वीडियो भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं, और शेयर भी कर दिया करिए भाई अपने दोस्तों को, और लाइक कर दिया करिए थोड़ा। और सेशन पसंद आए तो भाई लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हमारे और भी वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।